प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम डैगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में लोक की व्यक्तिवादिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसका व्यक्तिवाद है या व्यक्तिवादिता है। उसके संबंध में प्रोफेसर वाहन का जो कथन है वो इस प्रकार से है। लोक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है। प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखना है। लोक के दर्शन में केवल सार्वजन हित के लिए राज्य को शक्ति प्रयोग का अधिकार मिला है और इसका अभिप्राय ये होता है कि राज्य स्वयं अपना साध्य नहीं है, उसका अस्तित्व जनता के लिए होता है। लोग बार बार इस बात पर आग्रह करता है, ये बताता है कि शासन का एकमात्र उद्देश्य समाज का हित है और व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के हित के लिए भिन्न राज्य के किन्हीं कल्पित या यूँ कहें रश्मीय हितों की बात नितांत गलत है। राज्य को वस्तुतः एक ऐसा यंत्र है जिसने मनुष्य ने केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। लॉक, हॉब्स और फिल्मर जिन्होंने निरंकुश राज्य की सत्ता का प्रतिपादन किया, उनका तीव्र विरोध हुआ और वह व्यक्तिवादी था और उसके दर्शन प्रणाली का केंद्र व्यक्ति और उसके अधिकार रहे हैं। लोक के विचारों का मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की निरंकुशता से सुरक्षित रखने के उपाय ढूंढ निकालना था कि किस प्रकार से राज्य की निरंकुशता से उसे दूर रखा जाए। उसके संपूर्ण विचार दर्शन का केंद्र व्यक्ति है। व्यक्ति की ही इच्छा में समाज राज्य का जन्म हुआ। राज्य के अधिकार बहुत अधिक सीमित रखे गए और इन अधिकारों का दुरुपयोग होने पर व्यक्ति को राज्य के विरोध करने का अधिकार दिया गया। अगर राज्य व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करता है तो व्यक्ति के विरोध का अधिकार उसको है, यानी व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है। सब व्यक्ति यदि सहमत हो सके तो राज्य को भी भंग किया जा सकता है। व्यक्तियों को राज्य के विरोध या क्रांति का एक अधिकार केवल असाधारण अवसरों के लिए ही नहीं, वरना उन सभी अधिकारों के प्रति सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून को प्राकृतिक कानूनों की कसौटी पर जांचने और उसके प्रतिकूल हो उन्हें न माने। कोई कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल है या नहीं है, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। इस दिशा में व्यक्ति यदि चाहे वो सरकार के प्रत्येक निर्णय को प्राकृतिक कानून के विरुद्ध बताकर उसे मानने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार से लोक ने व्यक्ति स्वतंत्रता की वेदी का राज्य की स्थिरता और सुदृढ़ता पर बलिदान कर दिया है। या यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि लोक ने अनवरत विद्रोह का मार्ग खोल दिया गया है। लोक के समझौते में कानून निर्माण, दंड व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार सामाजिक समझौते के बाद में जनता ने अपने पास छोड़े हैं या रखे हुए हैं। यह अधिकार राज्य के हस्तक्षेप का सर्वथा मुक्त और प्राकृतिक नियमों से रक्षित करता है। इसी प्रकार से लोक के दर्शन में व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। लोक ने ऐसी बात नहीं कही है जिससे हॉब्स के जैसी किसी संप्रभुता सत्ता को दृष्टि होती हो या यूँ कहें सृष्टि होती हो। लोक ने न केवल संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, वरना राज्य को संप्रभु राज्य नहीं माना। इसके संबंध में मैक्सी कहता है कि राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना होता है। वह शासक को समाज का प्रतिनिधि मात्र मानता है और न केवल इतनी शक्ति प्राप्त होती है जितनी समाज के व्यक्तियों में की है। लोक के दर्शन में राज्य बहुत अधिक लिमिटेड कंपनी से अधिक और कुछ नहीं है। वस्तुतः हॉब्स का दर्शन अधिकार समर्पण का दर्शन है।
लोक का दर्शन अधिकार रक्षण है। शक्ति का दुरुपयोग न करें, इसके लिए लोक ने शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी स्थिर कर दिया गया है। वह विधायी और कार्यपालिका विभागों में को विधायी और न्यायपालिका के विभागों में सर्वतः अलग अलग रखना चाहता है। पावर ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए, शक्ति प्रतिकरण होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग न हो सके। और धर्म के संबंध में उनकी विचार व्यक्तिवादी साध्यपूर्ण है, क्योंकि वह धार्मिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का वो विरोध करता है। लोग हॉब्स की उपेक्षा बहुत अधिक उग्र व्यक्तिवादी है। हॉब्स के विचारों से तो ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद की ध्वनि मात्र निकलती है। इसके विचार में व्यक्ति के अधिकारों के विरोधी निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, परंतु लोग प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवादी हैं और व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण तथा राज्य को सीमित, नियंत्रित और राजदर्शन का मुख्य उद्देश्य बताता है। और इसके संबंध में वेपर लिखते हैं कि लोक की वाणी वह महान परंपराओं के बारे में अंतिम महान वाणी तथा दूसरे महान परंपराओं के बारे में प्रथम महान वाणी थी। वह प्राचीन परंपरा जिसके अंतिम प्रतिनिधि था और मध्य परंपराएं हैं वह हैं जो नवीन परंपराओं जिनका कि वह प्रथम प्रवक्ता था। व्यक्तिवाद की परंपरा है। बारकर के शब्दों में लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली, सुधार चाहने वाली एक महान भावना थी, जिसमें यह प्यूरिटन अनुभूति थी कि वह आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध निश्चित करने का अधिकार है। उसमें यह प्यूरिटन सहज बुद्धि थी कि वह राज्य की सीमा निश्चित करने और उसमें यह कह सके कि वो कार्य क्षेत्र जहाँ तक हो उसमें आगे बढ़ सके। इसी के संबंध में डेनिक लिखता है कि उसने व्यक्तिवादी विचारधारा को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया। इसके साथ ही लोक के दर्शन का परम रूप अगर हम देने तो उसके क्या आधार होंगे, उसकी आलोचना की गई है। लोक के दर्शन के प्रमुख आधारों से आलोचना की गई है। वो आलोचना इस प्रकार से है। उसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भ्रमपूर्ण किया है। लोक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण नितांत भ्रमपूर्ण है, हाफ से भी अधिक वास्तविकता से दूर है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों की दृष्टि से वह अमान्य है। प्रारंभ में जन समुदाय कभी भी इतना शांत और सामाजिक नैतिक नहीं रहा है जितना कि लोक द्वारा समझाया गया है। लोक के समान प्राकृतिक अवस्था के आदर्शों को नहीं माना जा सकता। उसके साथ ही ये कह सकते हैं कि वो प्रश्न उपस्थित है कि यदि प्राकृतिक अवस्था ऐसी ही आदर्श थी तो जैसा कि लोक द्वारा उसका वर्णन किया गया है, तो फिर राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्यों थी। इसके साथ ही दूसरी आलोचना, राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं है। लोक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य और समाज का संबंध व्यक्तियों के नैतिक विकास में से न होकर के भौतिक विकास से है। इसी प्रकार से इस दृष्टिकोण न तो सही है न ही वांछनीय है। तीसरी आलोचना है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा त्रुटिपूर्ण की है। लोग ने प्राकृतिक अवस्था में राजनीतिक अधिकारों की जो धारणा है उसका प्रतिपादन किया है, उसे अस्वीकार किया गया है। इसके संबंध में सेबाइन कहता है कि इस बात का कोई भी अनुभूति सिद्ध प्रमाण नहीं दिया जा सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक संबंधों से अलग भी व्यक्ति जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। इसके संबंध में अन्य बात भी बताई गई कि स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर लोक ने जो बल दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये अधिकार निरपेक्ष हों, किंतु अधिकारों की ये निरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह लोक की इस धारणा से भी मेल नहीं खाता है कि व्यवस्था अंग को समाज में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो। अगली आलोचना है संपत्ति संबंधी विचार असंगतपूर्ण हैं। लोक ने संपत्ति संबंधी विचारों पर असंगतपूर्ण रूप बताया गया है। वह यह इस रूप में बताया गया है कि ऐसी दुधारी तलवार की भांति है जिसमें निर्धन वर्गों के स्वार्थ का हनन हो सकता है और शोषण भी हो सकता है। उसका तत्कालीन उपयोग पूंजीवादियों और जमींदारों द्वारा स्वार्थ साधन के रूप में हुआ। बड़े बड़े भूस्वामियों ने इतनी जमीन हमने घेर ली और उसके साथ हमने अपना श्रम मिश्रित किया
अतः ये हमारी है ऐसा कहकर के अपनी अपनी जो जिम्मेदारी बना ली, किसानों को बेदखल करने का, ये भेड़ बकरी चराने की चरागाहें बना डाली। इस प्रकार से सर्वधारण हितों का हनन हुआ है। 19वीं सदी में इस श्रमिक सिद्धांत का आशय लेकर के कार्ल मार्क्स से साम्यवादी समर्थन किया है और धनिकों की संपत्ति को चोरी का परिणाम घोषित किया है। इसके साथ ही अगली जो आलोचना है वो निरंतर क्रांति की आशंका के बारे में ये बतलाया गया है। लोग का कहना है कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करें तो जनता द्वारा विद्रोह करके सरकार को बदचूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनता को ही सरकार के कार्यों की जांच करने का अधिकार दे दिया है। ऐसी स्थिति में लोग का दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन जाता है और सरकार के पास में अपनी रक्षा के लिए कोई साधन नहीं रहते हैं। तीसरी आलोचना है राजसत्ता विभाजन नहीं होती है। लोक के विवेचन से ऐसा लगता है कि राजसत्ता व्यक्तियों तथा राजा में बटी हुई है, किंतु वास्तव में राजसत्ता विभाजित नहीं होती है। अगली आलोचना है वैधानिक राजसत्ता को महत्व नहीं है। लोक के दर्शन की एक गंभीर त्रुटि ये भी रही है कि लोक ने वैधानिक राजसत्ता का कोई महत्व नहीं दिया है। इसके संबंध में गिलक्राइस्ट लिखता है कि हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए वैधानिक राजसत्ता का प्रतिपादन किया है। लोक ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है पर वैधानिक राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। लोग ये देखते हैं कि असफल रहा है कि क्रांति चाहे कितनी हो वांछनीय हो, कभी भी वैध नहीं हो सकती हो, ऐसा माना गया है क्रांति के बारे में। अब हम बात करते हैं लोक का अनुदाय और प्रभाव क्या रहा है। अभी जो बताई गई आलोचनाएं के बारे के बाद में राजनीतिक विचारों के इतिहास को लोक के विचारों के इतिहास का स्थायी महत्व दिया गया है। यदि लोक के विचारों में हॉब्स की प्रखर तर्क शक्ति या प्लेटो जैसे भावनात्मक उन्मूलन उड़ान नहीं है, फिर भी राजदर्शन में उसका अनुदाय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और अधिक बताया गया है। उसमें प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन की बात की गई है। यदि लोक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत वर्तमान समय में अस्वीकृत किया जा चुका है, तथापि हम प्रोफेसर डैनिक के इस कथन को स्वीकार करते हुए ये कह सकते हैं कि यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लोक की सबसे बड़ी विशिष्ट देन है। उसने अपने सिद्धांत के बल पर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को यथार्थ जीवित मनुष्य के साकार विशेषाधिकार बना दिया गया है और शासन की निरंकुशता पर स्थायी रुकावटें लगा दी गई हैं। अपने से पूर्व विचारकों की उपेक्षा प्राकृतिक अधिकारों के निरूपण में लोक ने जो प्रगति की है उसके संबंध में डैनिक लिखते हैं कि पुफेंडोर्फ द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानून में तथा मिल्टन और स्पिनोजा द्वारा सराहित स्वतंत्रता में निरंकुशता पर अधिकार रोक लगाने के लेखकों के उद्देश्य के बावजूद भी साधारण और अवास्तविकता सी दिखाई पड़ती है। हमारे हृदय पर उनका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। यह लेखक केवल अति मेधावी और अपवाद स्वरूप व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रत्येक साधारण व्यक्ति ही नहीं अपितु उसके विरुद्ध लोक द्वारा की गई राजनीतिक व्यवस्थाओं की समीक्षा में समान अधिकार की भावना इतनी प्रबल और वास्तविक राजनीतिक समाज के अस्तित्व के लिए ही अपर्याय दिखाई पड़ती है। वैधानिक शासन का प्रतिपादन की बात करते हैं तो उसमें लोक की अन्य देन है। वैधानिक शासन की धारणा लोक सीमित शक्तियों वाले और शासित वर्गों की इच्छा पर आधारित शासन की धारणा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारक में से एक हैं। उनके द्वारा राज्य और सरकार के में अंतर भी एक वैधानिक शासन की दिशा में ही एक कदम है। मैक्सी के शब्दों में लोक से पूर्व किसी राजनीतिक विचारक में इतना स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना नहीं की है। यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो वह अवैध या निराधार होता है। इससे पहले प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से बहुमत द्वारा शासन संचालित की आवश्यकता और संभावनाओं में इतने विश्वसनीयदायक प्रबल रूप से किसी अन्य व्यक्ति नहीं की जा सकती। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
का दिशा निर्देश, उसने उसकी जो एक अपेक्षाकृत एक कम महत्वपूर्ण देन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की है। यद्यपि लोक ने इस सिद्धांत का विधिवत विवेचना नहीं की है, इस कार्यों का श्रेय मोंटेस्क्यू को प्राप्त है, लेकिन लोक ने ही सर्वप्रथम इस बात का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति स्वतंत्रता के साधनों के रूप में शक्ति पृथक्करण को अपनाया जाना चाहिए। लोक ने व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों पर विचार किया। व्यक्तिवाद का ये पथ प्रदर्शक माना गया है। ये लोक की देन है। लोक व्यक्तिवाद का भी पथ प्रदर्शक है। इसे राज्यों को साध्य नहीं वरना साधन के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने बताया गया कि व्यक्ति के हितों के लिए बना है, राज्य व्यक्ति को हितों के लिए बना है। यदि राज्य की जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता शासन में परिवर्तन कर सकती है। लोक के विचार आधुनिक व्यक्तिवाद का आधार बना है। अब हम बात करते हैं उपयोगितावाद की प्रेरणा। उपयोगितावाद का मूल दर्शन लोक की एक विशिष्ट देन है। लोक का विचार यह है कि मानव के सभी सब कार्य सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण के लिए हुए हैं। नैतिक सिद्धांतों का पालन भी सुख प्राप्ति के लिए होता है। राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम उसने ये मान्यता आनंद की बात कही है और उसने इन विचारों को बैंथम को प्रभावित किया है। इसके साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। लोक ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन करते हुए वर्तमान समय के धर्मनिरपेक्ष राज्य का पथ प्रस्त करता है। इस दृष्टि से उसकी विचारधारा अत्यधिक प्रभावित है। लोक ने अनुदाय तो महत्वपूर्ण है किए हैं, राजनीतिक दर्शन में उसका प्रभाव भी भारी पड़ा है। उसके जीवन काल में उसकी धारणाओं का बहुत सम्मान और उसके विचारों में दो शक्तियों तक न केवल यूरोप अमेरिका से भी मानसिक जगत में आंशित रहे हैं। इंग्लैंड में इसके विचारों में हिंग्स मनोवैज्ञानिक सुविधाएं और उपयोगितावाद के लिए आधार का कार्य किया है। फ्रांस में भी उसके दर्शन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। वोल्टेयर तथा अन्य विचारकों ने हॉब्स के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की है, परंतु लोक का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका में हुआ है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा लोक की ट्रीटाइज के रूप में यानी वाक्य विन्यास या तत्वों के दृष्टिकोण में इतनी समीप है कि जेफरसन पर लोक की नकल करने का आरोप लगाया गया था। वस्तुतः लोक के ग्रंथों के द्वारा अमेरिका की क्रांति पाठ्यपुस्तकों पर कार्य किया गया है। लोक के प्रभाव का आलोचना करते हुए बारकर लिखता है कि लोक राजनीतिक दर्शन ने न केवल इंग्लैंड को ही प्रभावित नहीं किया है, वरना फ्रांस प्रविष्ट रूसों के माध्यम से फ्रेंच राज्य क्रांति भी आई है और उत्तरी अमेरिका में की जो बस्तियों में से प्रविष्ट हुआ है वह सैमुअल एडम्स तथा थॉमस जेफरसन के माध्यम से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका समावेश हुआ है। और 18वीं सदी तथा इसके बाद में राजनीतिक विचारों और शासन के संबंधी कार्यों में पर लोक के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इस दृष्टिकोण से प्रोफेसर मैक्सी का जो बात है वो सही है। उन्होंने ये बताया है कि निर्माण करने वाला हाथ कहीं वाल्पो का, कहीं जेफरसन का और कहीं गैम्बेटा का है और कहीं केऊर का था, किंतु प्रेरणा निश्चित रूप से लोक की थी। धन्यवाद।